हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है जेलेसी इनकार्नेट। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर आप इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 24 है। वेल, आपको इस ड्रामा में रोमांस, कॉमेडी, लव ट्रायंगल और जेलेसी ये सब देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम नारी होता है। नारी मौसम विभाग में काम करती है, जिसका सिर्फ 1 मिनट का ही न्यूज टेलीकास्ट होता है। और नारी जब न्यूज दे रही होती है तो उसके न्यूज को नहीं बल्कि उसके बॉडी लैंग्वेज को ही ज्यादा मायने दिया जाता है और उसके बॉडी को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही नारी का शूट खत्म होता है उसके बाद नारी नौकरों वाले काम करने लगती है। सबके जूते उठाती है, सबके कॉस्ट्यूम उठाती है और सबके लिए कॉफी भी लाती है। और सारे क्रियो अपना सारा काम नारी से ही करवाते हैं। वेल, नारी को ये सब करने में अच्छा तो नहीं लगता, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि पापी पेट का सवाल होता है। एक्चुअली नारी का ड्रीम होता है अनाउंसर बनने का और उसने बहुत मेहनत भी की होती है अनाउंसर बनने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम में उसे छांट दिया जाता है क्योंकि 2 अमीर बाप की बेटी उसी के साथ अनाउंसर के पोस्ट के लिए लड़ रही होती है और पैसे के सामने नारी के टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए नारी के पास 2 चॉइस होती है, या तो वो SBS न्यूज से निकल जाए या वो मौसम विभाग में काम करे और उसका न्यूज सिर्फ 1 मिनट के लिए ही टेलीकास्ट होगा। तो नारी को SBS न्यूज से जाने से बेहतर मौसम विभाग में काम करना बेटर लगा, इसलिए वो मौसम विभाग में काम करती है। इधर हमारे मेन लीड ली हुआन की एंट्री होती है, जो बहुत ही पॉपुलर होता है और अभी बैंकॉक में अपने चैनल के लिए काम कर रहा होता है और वहाँ की सारी खूबसूरत जगह की वीडियो ले रहा होता है। आगे वो एक पब में जाता है ड्रिंक करने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक लड़की बहुत ही सुंदर लगती है, पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। तो ली हुआन उस लड़के की बेइज्जती करने लगता है उसकी ही गर्लफ्रेंड के सामने। तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कस कर एक घुसा मारता है और वहाँ से चला जाता है। तो ली हुआन कहता है इतनी खूबसूरत लड़कियों को गरीब लड़के को डेट नहीं करना चाहिए, उसे तो मेरे जैसे अमीर लड़के को डेट करना चाहिए। कि तभी उधर से एक बंदा आता है और कहता है आपकी शर्ट बहुत ही अच्छी है। तो ली हुआन कहता है हाँ मुझे पता है, और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे चॉय डायरेक्टर को कहते हैं ली हुआन शूट के लिए मान गया है, लेकिन उसकी बहुत सारी डिमांड है। उसे एक हेयर स्टाइल वाला चाहिए, मेकअप करने वाली चाहिए और उसे आउटफिट चूज करने वाला भी बंदा चाहिए। अगर उसे ये सब मिलेगा तभी वो शूटिंग करेगा। तो डायरेक्टर ली हुआन की ऐसी बकवास सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, मैं उसके एक सूट के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करूँ? क्या मेरे पास कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है जो मैं सबको तोड़ तोड़ कर दूं? कि तभी उधर से नारी आती है और वो ये सब सुन लेती है और कहती है अगर आप मुझे इसका हाफ पेमेंट करेंगे तो मैं ये सारा काम कर दूंगी। तो डायरेक्टर कहते हैं क्या सच में तुम ये काम कर दोगी? वैसे मैंने सुना था कि तुम मेकअप और हेयर स्टाइल अच्छा कर लेती हो, तुम सच में ये काम अच्छे से कर लोगी ना? तो नारी कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारा काम अच्छे से कर लूंगी, लेकिन मुझे एडवांस पे चाहिए। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है। आगे यूल की एंट्री होती है और यूल नारी का छोटा भाई होता है। तो यूल अपनी क्लास कंप्लीट करके घर जा रहा होता है, तो उसके टीचर उसे चोर कहकर बुलाते हैं और कहते हैं अभी तक तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ है और मैंने तुमसे कहा था ना जब तक तुम्हारा पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी कोई क्लास अटेंड नहीं करोगे, फिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तो यूल कहता है इतने सारे स्टूडेंट आपको फी दे रहे हैं ना, और आपकी क्लास में एक कुर्सी खाली थी तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि आपका क्लास वेस्ट हो और आप भी मुझे ऐसे ही ट्रीट कीजिए ना कि मैं आपकी क्लास में हूँ ही नहीं। और आपने अभी अभी मुझे चोर कहा ना, मैंने आपकी क्लास से कुछ भी चोरी नहीं किया है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और यूल पूरी क्लास के सामने अपने कपड़े उतारने लगता है कि तभी वहाँ पर नारी भी आ जाती है और नारी भी ये सब खड़े होकर देखने लगती है। आगे नारी अपने भाई को कहती है जल्दी से अपने कपड़े पहनो, यहाँ की सारी लड़की तुम्हें घूर रही है, अगर किसी लड़की को तुमसे प्यार हो गया तो फिर तुम क्या करोगे? और नारी यूल का ट्यूशन फी भर के उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे नारी अपने भाई को कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकूं, पर मुझसे नहीं हो पाता, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो यूल कहता है तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम बहुत मेहनत करती हो मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए तुम मुझसे माफी मत मांगो। माँ के जाने के बाद तुमने ही तो मेरा ख्याल रखा है और मुझे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल दी है, इसलिए तुम माफी मत मांगो। वैसे तुमने शराब पी है? तो नारी कहती नहीं, मैंने बस थोड़ी सी पी है। वैसे बैंकॉक यहाँ से कितना दूर है? तो यूल कहता है यहाँ से 6 घंटे लगते हैं जाने में। तो
नारी कहती है मेरा भाई सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए तुम्हें हर चीज के बारे में पता होता है। तो योल ये सुनकर खुश हो जाता है। तो नारी कहती है उसे गए हुए 3 साल हो गए है ना, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे पटाने की, पर उसने मुझे घासी नहीं डाली और यहाँ से फरार हो गया। मुझे भी तुम्हारी तरह ही उसके सामने अपने कपड़े उतार देना चाहिए था ताकि उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। तो योल कहता है बकवास करना बंद करो और घर चलो। आगे नारी बैंकॉक जा रही होती है तो वो फर्स्ट क्लास के सीट में जाकर बैठ जाती है। तो चॉय कहता है तुम्हारा यहाँ पर सीट नहीं है, तुम्हारा सीट वहाँ पर है, इसलिए यहाँ से जाओ। तो बेचारी नारी को थर्ड क्लास सीट में बैठना पड़ता है। तो वो खिड़की साइड जाकर बैठ जाती है और वहाँ से बाहर के नज़ारे देखती है कि तभी वहाँ पर वॉन की एंट्री होती है। तो नारी कहती है तुम मेरे सीट पर बैठ गए हो, मैं रुको अभी सीट चेंज कर लेती हूँ। तो वॉन कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सीट पर बैठ सकती हो, वैसे भी मैं न्यूज़पेपर पढ़कर सो जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ बैठकर बाहर का नजारा देखो और एंजॉय करो। तो नारी वॉन के ऐसे बिहेवियर पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। आगे वॉन नारी को कहता है तुम वही हो ना जो मौसम विभाग की जानकारी देती है। तो नारी जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो नारी को पहचानते हैं और उसके न्यूज को देखते हैं। तो नारी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि कोई बंदा उसके न्यूज को देखता है। आगे नारी प्लेन से उतरती है तो वो वॉन का पीछा करती है कि तभी वो ली हुआन से टकरा जाती है। तो नारी ली हुआन को देखकर उसे ही देखती रह जाती है। तो ली हुआन नारी को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब तुम काम पर हो तो काम पर ध्यान दिया करो, ना कि इधर उधर। तो नारी कहती है ठीक है सर। आगे वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ली हुआन चॉय से पूछता है मेरा मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलर कहाँ है। तो चॉय ली हुआन को ये बात नहीं बता पाता कि नारी ही उसकी हेयर स्टाइलर और मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो ये बात छुपाने के लिए बात को घुमा देता है और नारी को कहता है नारी 3 साल पहले तुम्हारा ली हुआन पर क्रश था ना, क्या तुम आज भी ली हुआन को पसंद करती हो। तो नारी जैसे ये सुनती है तो बेचारी शर्म के मारे पीछे बैठ जाती है। आगे वो ली हुआन को कॉल करता है और कहता है तुम अभी कहाँ पर हो। तो ली हुआन कहता है मैं अभी शूट पर हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ, हम दोनों साथ में वहीं पर मिलकर कॉफी पीते हैं। तो वॉन कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। आगे ली हुआन मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है कि तभी वहाँ पर नारी आती है। तो ली हुआन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरा मेकअप करोगी। तो नारी कहती है हाँ। तो नारी ली हुआन का मेकअप करती है। तो ली हुआन को नारी को इतने करीब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, पर नारी ली हुआन का अच्छे से मेकअप करती है। आगे ली हुआन हेयर आर्टिस्ट को बुलाता है तो फिर से नारी ही आ जाती है और नारी ली हुआन का हेयर अच्छे से बनाकर फिर चली जाती है। तो ली हुआन कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बुलाता है तो फिर से नारी टपक पड़ती है। तो ली हुआन ये देखकर हंसने लगता है और कहता है उन लोगों ने पैसे बचाने के लिए तुम्हें हायर किया है, मुझे रेडी करने के लिए, है ना। तो ली हुआन एक कैजुअल सा शर्ट पहनने लगता है। तो नारी कहती है आपका कॉस्ट्यूम ये है और आपको ये पहनना होगा। तो ली हुआन कहता है मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा। तो नारी जबरदस्ती ली हुआन को वो कॉस्ट्यूम पहनाने लगती है कि तभी नारी के नेल से ली हुआन के चेस्ट पर चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है। तो नारी ली हुआन के चेस्ट को छूने लगती है और उसके चेस्ट को छूकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। तो ली हुआन नारी के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरा चेस्ट छूना इतना पसंद आ गया जो तुम तभी से छुए जा रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो नारी कहती है मुझे लगता है कि आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो ली हुआन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो बेचारी नारी ली हुआन के डर से वहाँ से दफा हो जाती है, लेकिन वो ली हुआन के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लेने चली जाती है। इधर ली हुआन रेडी होकर सूट पर जाता है और जब वो अपनी स्क्रिप्ट देखता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और वो ये सूट करने से मना कर देता है। तो चॉय ली हुआन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर ली हुआन उल्टा उन पर ही चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। आगे वॉन और ली हुआन दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वॉन ली हुआन से मिलने के लिए स्पेशली कोरिया से बैंकॉक आता है और दोनों ही एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं कि तभी उधर से नारी की एंट्री होती है और नारी जैसे ही वॉन को देखती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है और उसे देखते देखते उसके पास चली जाती है। तो ली हुआन को लगता है कि नारी उसे देख रही है, पर नारी उसे नहीं बल्कि वॉन को देख रही होती है। तो ली हुआन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो नारी वॉन से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उससे हंस हंस कर। तो ली हुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है जब तुम काम पर हो तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझती। तो नारी ली हुआन की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और ली हुआन गोन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे ली हुआन की सूट खत्म हो जाती है तो वो अपने दोस्त के साथ बाहर जाने लगता है घूमने के लिए, तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। तो नारी उन दोनों को छाता देती है तो दोनों एक दूसरे को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो गोन कहता है कि तुम ली हुआन को छाता दो, वो भीग रहा है, और ली हुआन कहता है तुम गोन को छाता दो, वो भीग रहा है। तो नारी कंफ्यूज हो जाती है आखिरकार वो छाता दे तो दे किसे। तो नारी एक आइडिया लगाती है और दोनों को अपने करीब लाती है और कहती है हम तीनों एक ही छाते में चलते हैं, मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। तो तीनों एक ही छाता शेयर करने लगते
होते हैं तो नारी वॉन की तरफ अपना छाता ज्यादा झुका देती है और ली हुआन बेचारा आधा भींगता ही रहता है। तो ली हुआन नारी को ऐसे देखकर पूरी तरह हैरान होता है कि तभी बिजली गरजने लगती है तो नारी वॉन के गले लिपट जाती है। तो बेचारा ली हुआन ये सब देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि नारी उसे हक करेगी, पर नारी उसके बदले वॉन को हक कर लेती है। वॉन को देखकर लगता है कि उसे नारी से पहली नजर में ही प्यार हो गया है और नारी को भी देखकर लगता है कि वो वॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आगे नारी घर वापस आ जाती है। अगली सुबह होंगदान सबको उठाती है। एक्चुअली होंगदान नारी की सौतेली माँ होती है और होंगदान को देखकर लगता है कि वो नारी योल की बहुत फिक्र करती है और उनके लिए खाना भी लेकर आती है और उनका खाना का सारा सामान होंगदान ही देखती है। होंगदान नारी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है, पर नारी होंगदान को अपनी माँ नहीं मानती क्योंकि होंगदान उससे उम्र में थोड़ी ही बड़ी होती है और होंगदान की एक बेटी भी होती है। आगे योल नहा रहा होता है तो नारी अपने भाई का चेस्ट देखती है तो योल ये देखकर हैरान होता है और अपनी बहन को कहता है तुम मुझे क्यों घूर रही हो। तो नारी ली हुआन के चेस्ट को याद करके कहती है क्या मैं तुम्हारा एक बार चेस्ट छू सकती हूँ। तो योल कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है तुम क्या बक रही हो। तो नारी कहती है इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ एक बार मुझे छूने दो ताकि मैं कुछ पता लगा सकूं। तो योल कहता है अगर तुम्हें इतना ही चेस्ट छूने का शौक है तो जाकर किसी बंदे को डेट करो और उसके चेस्ट को छूती रहना। और ये कहकर योल वहाँ से चला जाता है। तो नारी कहती है मेरे भाई ने भी मुझे गलत समझ लिया, मैं तो कुछ पता लगाना चाहती थी। आगे किम सबके गाड़ी में आने का वेट करता है। एक्चुअली किम उस अपार्टमेंट का मालिक होता है और वो एक रेस्टोरेंट का भी मालिक होता है और वो बहुत ही अच्छा शेफ भी होता है। एक्चुअली उसके घर में 3 फैमिलीज रहती है। सबसे पहला नारी और योल और दूसरा पाल गैंग और उसके डैड और तीसरा देगू होता है। और पाल गैंग, योल और देगू तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। योल और देगुन पढ़ाई में बहुत ही तेज होते हैं पर पाल गैंग पढ़ने में बस ठीक ठाक होती है और पाल गैंग ली हुआन की भतीजी होती है। आगे किम सबका गाड़ी में वेट कर रहा होता है तो पाल गैंग, योल और देगुन और होंगदान और उसकी बेटी भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और वो लोग नारी का वेट कर रहे होते हैं कि तभी उधर से नारी आती है और वो लोग एक साथ बैठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो नारी पाल गैंग को कहती है तुम्हारा स्कर्ट आजकल कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया है। तो पाल गैंग कहती है आपकी स्कर्ट तो मुझसे भी छोटी है, आप क्यों नहीं बड़े वाले स्कर्ट पहनती हैं। तो नारी का तो ये सुनकर बोलती ही बंद हो जाता है। तो नारी कहती है कल से तुम आगे वाले सीट पर बैठोगी और मैं तुम्हारे पीछे वाले पर, ठीक है। तो योल और देगुन जैसे ये सुनते हैं तो बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं पाल गैंग यहीं पर बैठेगी और आप वहीं पर बैठो जहाँ आप बैठी हुई हो। आगे नारी रास्ते में उतर जाती है और वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। तो नारी को रास्ते में ली हुआन मिल जाता है। तो नारी फिर से ली हुआन के चेस्ट को छूने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके चेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो ली हुआन को नारी के ऐसे बिहेवियर से बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो ली हुआन कहता है मुझसे दूर रहो, अगर आइंदा से तुमने मेरे चेस्ट को छूने की कोशिश की तो मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। तो बेचारी नारी चुप हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इधर पाल गैंग के डैड नशे की हालत में होते हैं और अपनी वाइफों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। एक्चुअली पाल गैंग के डैड के 2 बीवियां होती है। सबसे पहली जिसका नाम सियोंग होता है। जब पाल गैंग के पापा सियोंग से शादी कर रहे होते हैं तो ली हुआन अपने भाई को सियोंग से शादी करने के लिए मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस लड़की से शादी मत करो, अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम्हारी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। ये लड़की तुम्हें ब्रेकफास्ट भी बनाकर नहीं देगी, अगर इसका कोई बच्चा हो गया तो वो बच्चा भी इसी की तरह होगा। पर ली हुआन का भाई ली हुआन की एक भी नहीं सुनता और सियोंग से शादी कर लेता है। आगे 10 साल बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और ली हुआन का भाई फिर से शादी करता है और इस बार वो जायोंग से शादी करता है। तो ली हुआन जायोंग को पूरा सपोर्ट करता है और कहता है इस बार तुमने अच्छा फैसला किया है, ये लड़की तुम्हारी लाइफ को खुशहाल बना देगी। आगे वो लोग फैमिली फोटो खिंचवा रहे होते हैं तो जायोंग पाल गैंग को भी अपने पास बुलाती है। तो ली हुआन का भाई कहता है क्या तुम चाहती हो कि ये हमारी वेडिंग फोटो में रहे। तो जायोंग कहती है ऑफ कोर्स ये हमारी बेटी है और हमारी बेटी हमारी वेडिंग फोटो में नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा। तो ली हुआन ये सुनकर बहुत खुश होता है और पाल गैंग को अपने पास बुलाता है और वो लोग एक साथ फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। पर इनका भी रिश्ता कुछ खास नहीं चलता और इन दोनों का भी 6 महीने में ही डाइवोर्स हो जाता है। तो ली हुआन का भाई अपनी लाइफ से पूरी तरह तंग आ गया होता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो अपनी लाइफ में करे तो करे क्या, और इसी चक्कर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ के पड़ोसी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करते हैं कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है और सारे पड़ोसियों से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उनके पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि पाल गैंग के डैड सीढ़ियों से गिर गए हैं। तो किम जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो वो डॉक्टर पूछता है इस बंदे का गार्जियन कौन है। तो किम कहता है मैं इस बंदे का गार्जियन हूँ
और किम पाल गैंग के डैड के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। ये दोनों सौतन एक ही न्यूज चैनल में काम करती है और इत्तेफाक से दोनों आज सेम ही कलर के कपड़े पहनकर आती हैं, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती है। आगे ली ह्वान, सी योंग और जा योंग का एक वीडियो ऑन एयर होता है और उनका वीडियो नए अनाउंसर की भर्ती के बेस पर होता है। तो सियोंग और जायोंग जैसे ही देखते हैं कि वीडियो की स्टार्टिंग ली ह्वान से शुरू हुई है, तो वो लोग ये बात पर भड़क जाते हैं और डायरेक्टर को कहते हैं इस वीडियो को फिर से एडिट करो और ली ह्वान को इससे हटा दो। अगर व्यूअर्स ली ह्वान की वीडियो देखेंगे तो पक्का हमारे न्यूज चैनल में अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए इसे वीडियो से हटा दो। तो डायरेक्टर उन दोनों के झगड़े से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि ये फैसला चेयरमैन का है और मैं चेयरमैन का फैसला नहीं बदल सकता। तो सियोंग और जायोंग डायरेक्टर से लड़ने लगते हैं और डायरेक्टर से लड़ते लड़ते वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को कसकर एक झापड़ मारते हैं। तो डायरेक्टर और चॉय उन दोनों की लड़ाई देखकर पूरी तरह परेशान होते हैं। इधर ली ह्वान और नारी भी वो वीडियो देख रहे होते हैं, तो ली ह्वान अपने एक्टिंग को देखकर बहुत खुश होता है और नारी इसी मौके का फायदा उठाकर ली ह्वान के चेस्ट को फिर से छूने लगती है। तो ली ह्वान को नारी पर बहुत गुस्सा आता है और उसे वो साइड में लेकर जाकर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम क्यों मेरे बार बार चेस्ट छू रही हो। तो नारी ली ह्वान को कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, मेरी माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर था और मेरी नानी को भी, इसलिए मैं हर महीने चेकअप करवाने जाती हूँ कि कहीं मुझे ना हो जाए, इसलिए तुम मेरे साथ एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलो। मुझे पता है कि लड़कों को शर्म आती है लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। तो ली ह्वान नारी की बातों से पूरी तरह पगला जाता है और कहता है ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लड़कियों को होता है, लड़कों को नहीं, समझी, इसलिए आइंदा से मेरे सामने ये बकवास मत करना। और ये कहकर ली ह्वान वहाँ से चला जाता है। इधर ली ह्वान ऑफिस जा रहा होता है तो चॉय उसे रोक लेता है और कहता है अभी ऑफिस मत जाओ, अभी वहाँ का मामला बहुत ही गर्म है, तुम्हारी दोनों भाभियाँ एक दूसरे से लड़ रही है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो ली ह्वान वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो नारी से फिर से टकरा जाता है। तो नारी फिर से ली ह्वान को चेकअप करवाने के लिए कहती है। तो ली ह्वान नारी को साइड में लेकर जाता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे प्यार करना छोड़ दो क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को घास नहीं डालता। तो नारी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मुझ जैसी। तो ली ह्वान कहता है तुम जैसी आसान लड़कियों को, मुझे आसान लड़कियों को पटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेचारी नारी का ये सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है।